चंदन नगर गाँव से 2 किलोमीटर दूर नदी किनारे एक टूटा फूटा मंदिर था। कहते हैं कि कभी चंदन नगर गाँव उस नदी के किनारे बसा था, लेकिन बार बार बाढ़ आने के चलते और नदी की दिशा बदलने की वजह से 200 साल पहले चंदन नगर वर्तमान जगह पर बस गया। वो पुराना मंदिर आज भी नदी किनारे ही विराजमान है। इस मंदिर को गांव वाले भूतिया मंदिर भी कहते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। गांव का भुवन काम से लौट रहा था। उसके कुछ ही दूरी पर गांव का नाई कनुआ कहीं से वापस लौट रहा था। अचानक से बिजली चमकी और मंदिर का घंटा बजने की आवाज आई। हे भगवान, आज क्या अनर्थ होगा पता नहीं, सब सुख रखना। तभी घंटे की आवाज और तेज होती गई और उसके सामने से कनुआ नाई उड़ता हुआ मंदिर की तरफ से गायब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कनुआ चाचा। थोड़ी देर में बारिश रुक गई और भुवन भागता हुआ कनुआ के घर जा पहुंचा। चाची, वो मंदिर। बताओ रे भुवन को क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? सब मंगल तो है ना? नहीं चाची, कनुआ चाचा मंदिर के घंटे की आवाज में गायब हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह तो कि झूठ है। मेरी आंखों के सामने चाचा मंदिर की तरफ उड़ते हुए चले गए। मुझे माफ कर दो चाची, मैं कुछ नहीं कर सका। धीरज धरो बहू, अब इन गांव वालों को सब पता नहीं किन पापों का फल मिल रहा है। पिताजी, बहुत प्यास लगी है। एक बोतल पानी लाया था, वो दोपहर में ही खत्म हो गया था। जा नदी किनारे जाकर पी ले। क्या पिताजी, 1.5 किलोमीटर पानी पीने के लिए जाऊं? क्यों ना हम अपने खेत में एक कुआं खोद लें। मेरे सपने में भी आता है कि हमारे खेत में एक कुआं है। चल चुपचाप अपना काम कर। जब देखो उल्टा पुल्टा बात करता रहता है, आलसी कहीं का। 1.5 किलोमीटर चलने के चलते इनको खेत में ही कुआं चाहिए। अरे सपना में कुआं दिखता है? कल आलू भी निकलना है, माँ भी आएगी, 2 बोतल पानी भर लेना। माँ देखो ना, बोतल से पानी खेत में गिर गया। प्यास लगी है, क्यों ना हम अपने खेत में कुआं खोदें। सचमुच मेरे सपने में दिखता है कि अपने खेत में एक कुआं है। अब तो शाम हो ही गई है, घर जाकर पानी पी लेना बेटा। माँ, मैं थोड़ा चेतन के पास जाऊंगा, तुम लोग घर चले जाना। मैं उससे मिलकर रात में घर लौटूंगा। रतन और सुनीता घर चले जाते हैं। बंकू अपने दोस्त चेतन से मिलने जाता है। रात में घर पर, बेटी सुमति, पिताजी को थोड़ा खाना दिया। रात के 9 बज गए हैं, नहीं तो वो सो जाएंगे। पता नहीं ये बंकू कहाँ रह गया। लाओ माँ, मैं दे देती हूँ। रतन के पास जाकर, पिताजी ये लीजिए आपका खाना। ठीक है बेटा, लाओ। बंकू अभी घर लौटा या नहीं अभी तक? नहीं पापा, बंकू भैया अभी तक नहीं आए हैं। तभी पुराने मंदिर के घंटे के बजने की आवाज आती है। आज वर्षों बाद पुराने मंदिर का घंटा बजा था। बहुत दिनों बाद आज फिर पुराने मंदिर के घंटे बज रहे हैं। जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। ये बंकू ना जाने कहाँ रह गया। तभी सुनीता दौड़ती हुई आती है। अजी सुनते हो, बाहर पुराने मंदिर के घंटे बज रहे हैं। अभी तक बंकू भी घर नहीं लौटा। गजब हो गया, जाने क्या होने वाला है। अरे भाग्यवान, आ जाएगा। घंटे की आवाज सुनी होगी तो वह अपने दोस्त के घर ही रुक गया होगा फिलहाल। काश आप जो कह रहे हो वैसा ही हो। अरे पिताजी, आप दोनों घंटे की आवाज सुनकर इतना डरे हुए क्यों हो? आखिर बात क्या है उस घंटे में? उसी समय दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। लो, आ गया मेरा बेटा बंकू। भगवान का लाख लाख शुक्र है। सुमति, जब भैया आया है, खोल दे दरवाजा। सुमति जाकर दरवाजा खोलती है। अरे पंडित जी, प्रणाम। हाँ बेटा, मुखिया जी के यहाँ पूजा करवा कर लौट रहा था, तभी पुराने मंदिर का घंटा बजने लगा तो मैं यहाँ आ गया। अरे पंडित जी प्रणाम। आइए आइए, अंदर आइए। बड़े दिनों बाद पुराने मंदिर का घंटा बजा है। पता नहीं किस बदनसीब की किस्मत खराब है। वैसे तुम्हारे परिवार में तो सब सुरक्षित है ना? मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? प्रणाम पंडित जी। देखिए ना, बंकू दोस्त के यहाँ गया था, अभी तक लौटा नहीं है।
पुराने मंदिर से घंटे की आवाज आ रही है, चिंता लगी हुई है। धीरज रखो बहू, कुछ नहीं होगा बंकू को। भगवान भला करेंगे, जहाँ होगा सुरक्षित होगा। लेकिन उस पुराने मंदिर के घंटे की आवाज से सब इतना डरे हुए क्यों हैं? मुझे कोई बताता क्यों नहीं? ये तो कोई नहीं जानता बच्ची कि वो मंदिर का घंटा अपने आप बजता कैसे है, लेकिन जब भी बजता है गांव से कोई न कोई लापता जरूर हो जाता है। इसीलिए मंदिर का घंटा बजते ही सभी अपने अपने घर में घुस जाते हैं। तो इस घंटे को कोई खोलकर हटा क्यों नहीं देता? जिसने भी घंटा को हटाने की कोशिश की उसी क्षण उसे लकवा यानी पैरालिसिस मार दिया। ओह, लेकिन ऐसा होता क्यों है? हमारे पूर्वज बताते हैं कि सदियों पहले उस मंदिर के पुजारी की हत्या चोरों ने कर दी थी और कीमती आभूषणों और मूर्तियों को लेकर भाग गए। पर किसी गांव वाले ने पंडित जी की मदद नहीं की? पंडित ने जोर जोर से घंटा बजाया, लेकिन सर्दी के 12 बजे ठंडी रात होने के कारण कोई भी गांव वाले मदद के लिए नहीं गया। कहा जाता है कि उस पुजारी की आत्मा आज भी मंदिर में ही मौजूद है। जब जब पुजारी की आत्मा कुहकती है, मंदिर का घंटा बजने लगता है और गांव का कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता है। उधर घंटा बजने के पहले बंकू अपने दोस्त चेतन के घर पर था। चेतन, रात काफी हो गई है, अब मैं चलता हूँ। पिताजी खाना खाते समय मुझे खोजते हैं। दरअसल मैं और पिताजी रात का खाना साथ में खाते हैं। ठीक है यार, तुम्हारे साथ भी पता नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया, इतनी रात हो गई। तभी मंदिर का घंटा बजने लगता है। अरे बंकू, थोड़ी देर रुक जा यार, पुराने मंदिर का घंटा बजने लगा, जरूर कुछ होने वाला है। नहीं यार, पहले ही काफी लेट हो चुका है, पिताजी मेरे बिना खाए सो जाएंगे। और वैसे भी मैं इस अंधविश्वास को नहीं मानता। ठीक है, चलता हूँ, 10 मिनट में घर पहुँच जाऊंगा। चेतन के बार बार मना करने के बावजूद बंकू वहाँ से अपने घर की ओर चल देता है। जैसे जैसे वह चलता जाता, उसके कानों में पुराने मंदिर के घंटे की आवाज तेज होती जाती। घंटे की आवाज अब उसके कानों में इतनी तेज हो गई कि वो दोनों हाथों से कानों को ढक लेता है। फिर भी घंटे की आवाज उसके कानों में नश्तर की तरह चुभ रही थी। इस दौरान कब उसका पैर मंदिर की ओर चल पड़ा, उसे पता भी नहीं चला। एकाएक वो देखता है कि वो मंदिर के पास खड़ा है और घंटा लगातार बजे जा रहा है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही घंटा चुंबक की तरह उसे खींच लेता है और घंटे के अंदर बंकू ऐसे समा जाता है जैसे घंटा कोई ब्लैक होल हो। इसके साथ ही घंटे की आवाज आनी बंद हो जाती है। इधर रतन के घर। चलो, घंटे की आवाज तो बंद हुई, भगवान करे कहीं कोई हादसा ना हुआ हो। ठीक है रतन, अब मैं चलता हूँ। बंकू भी तुम्हारा 10-15 मिनट में आ ही जाएगा। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। सुनो जी, टॉर्च लेकर चेतन के यहाँ जाकर देखाओ। घंटे की आवाज तो बंद हुए आधा घंटा हो गया, बंकू अभी तक घर नहीं लौटा। तुम ठीक कह रही हो सुनीता, मैं अभी जाकर चेतन के घर बंकू को देख कर आता हूँ। सुमति, जरा टॉर्च तो लाना। रतन पूरा रास्ता टॉर्च से बंकू को खोजते हुए चेतन के घर पहुंचा। वो दरवाजा खटखटाता है। अरे अंकल, आप, बंकू तो यहाँ से आधा घंटा पहले ही चला गया, जब घंटा बज रहा था। अभी तक घर नहीं पहुँचा क्या? नहीं बेटा, अभी तक तो बंकू घर नहीं पहुँचा, लेकिन जब पुराने मंदिर का घंटा बज रहा था तब उसे जाने क्यों दिए? अंकल, मैं बार बार उसे मना कर रहा था कि अभी मत जा, लेकिन वो बोला कि मैं अंधविश्वास में नहीं मानता। मेरे पिताजी मेरे बगैर खाना नहीं खाते और वो उसी समय चला गया। चेतन और रतन दोनों मिलकर बंकू को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन बंकू कहीं नहीं मिलता। रतन के घर पर हाहाकार मच जाता है। जैसे तैसी रात गुजरती है। सुबह होते ही रतन के घर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। रतन भाई, मुझे अभी अभी पता चला कि घंटे की आवाज जो रात में हुई थी उसके बाद से तुम्हारा बंकू गायब है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं। सरपंच साहब, बंकू मेरा इकलौता बेटा था। वह पूजा पाठ अंधविश्वास को नहीं मानता था। कितनी बार उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। आज उसी का फल हम लोग भोग रहे हैं। नियति के आगे हम सब लोग बेबस हैं।
मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रहा है। हम लोग तो सिर्फ सांत्वना ही दे सकते हैं। हाँ, बेटा तो चला गया, अब तो सिर्फ सांत्वना ही हमारे हिस्से बचा है। अभी कल ही वह कह रहा था कि पिताजी एक कुआं खेत में खुदवा दीजिए। मेरे सपने में आता है कि अपने खेत में एक कुआं है। 2-3 दिन बाद गांव में एक दुष्ट पंडित बाबा चूरन दास आते हैं। उसे पता चलता है कि रतन के घर से उसका इकलौता बेटा बंकू गायब हो गया है। इसी बात का वो फायदा उठाने की सोचता है और रतन के घर पर पहुंचता है। अलख निरंजन, कोई घर पर है बच्चा? बच्चा तो नहीं रहा। लीजिए महाराज, ये 1 किलो चावल स्वीकार कीजिए। नहीं माता, मैं भिक्षा मांगने नहीं आया। मुझे मालूम है कि तुम्हारा बच्चा पिछले दिनों गायब हो गया है। कोई बात नहीं, हम उसे वापस लाएंगे। महाराज की जय हो। कोई भी उपाय करे महाराज, कैसे भी मेरा बच्चा मुझसे मिलवा दे। नारायण नारायण, तुम्हारा बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा माता। बस थोड़ा सा दान पुण्य करना होगा। घर में जितना भी सोना है उसका त्याग करना होगा। महाराज, सोने जैसे बेटे के सामने ये नकली सोना किस काम का। मैं अभी आपको घर में रखा सारा सोना जेवर लाकर देती हूँ। सुनीता घर में रखा सारा सोने का गहना लाकर बाबा चूरन दास को दे देती है। ये लो बाबा, मेरे यहाँ जितने भी सोने के गहने थे वो सब मैं ले आई। रुको, ये कान में मेरी बाली भी ले लो। मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो बाबा। अलख निरंजन, अब चलो, हमें पुरानी मंदिर चलना होगा। वहीं तुम्हारा बेटा तुमसे मिलेगा। बाबा चूरन दास सुनीता के परिवार को पुराने मंदिर की ओर ले चल पड़ते हैं। जल्दी ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। बाबा चूरन दास बंकू को वापस लाएंगे। जिनके बच्चे या परिवार का कोई सदस्य अभी तक गायब हुए थे, सब अपने अपने घर के गहने लाकर बाबा चूरन दास के पास पहुंच जाते हैं। बाबा, ये लो मेरे घर के सारे गहने, हमारे बच्चे को वापस ले आओ। बाबा, मेरा भी चाचा को वापस ला दो। ये लो गहने, मेरे पिताजी को वापस ले आओ। ये लो गहने। जल्द ही बाबा के पास सोने के आभूषणों का अंबार लग जाता है। आप लोग शांति बनाए रखें, सभी को उसके परिजन मिल जाएंगे। अभी हम एक हवन करेंगे। चूरन दास मास्क पहनकर हवन में कुछ भस्म फेंकता है, जिससे पूरे मंदिर परिसर में धुआं फैल जाता है और धुएं में सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। चूरन दास फौरन सारे जेवर समेटकर एक बोरे में भरकर भागने लगता है। तभी मंदिर में टंगे घंटे से एकाएक किरणें निकलती हैं और चूरन दास वहीं पर अपाहिज हो जाता है। थोड़ी देर बाद सभी को होश आता है। मुझे बचा लो, कोई मुझे बचाओ, मैं पूरी तरह अपाहिज हो चुका हूँ। मैंने तुम लोगों के साथ धोखा किया है। हे भगवान, अब किसी के साथ धोखा नहीं करूँगा। दुष्ट पंडित, तुम्हारी यही सजा है। तुमने कई लोगों के भावनाओं को धोखा दिया है। अब पड़े रहो यहीं। उधर सुनीता ने रात में कहा था कि उसके बेटे की आखिरी इच्छा खेत में कुआं खुदवाने की थी, इसलिए रतन बंकू को याद कर खेत में कुआं खोद रहा होता है। तभी उसे जमीन के अंदर से कुछ मूर्तियां और आभूषण मिलते हैं। वो इसकी खबर सरपंच और पंडित ज्ञानचंद को देता है। जरूर यह मूर्तियां वही पुराने मंदिर की है जो सैकड़ों साल पहले गायब हुए थे। शायद चोरों ने इसे यहाँ पर छुपा रखा था। अगर ऐसी बात है तो पंडित जी, इन मूर्तियों को गंगा जल से धोकर फिर से वहीं स्थापित किया जाए। पंडित ज्ञानचंद उन मूर्तियों को फिर से पुराने मंदिर में प्रतिस्थापित करवा देता है। तभी जोर से घंटे बजने लगते हैं। सभी लोगों में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि सभी आज घर के बाहर मंदिर के पास खड़े थे। तभी अचानक सुमति चिल्लाती है, अरे माँ देखो, घंटी में से बंकू भैया निकल कर आ रही हैं। अरे ओ गिरधारी मेरे भाई, बरसों पहले तुम बिछड़ गए थे। जय हो देवी माँ, तेरी लीला अपरंपार है। अरे रामधन भी, सभी लोग निकल रहे हैं। आप आ गए, मुझे यकीन था आप आओगे। घंटे में से गायब हुए लोगों को निकलता हुआ सब देख रहे थे। किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी के चाचा, किसी के दादा, सब लोग अपने परिजनों से मिलकर बहुत खुश थे।
अरे मैं ठीक हो गया। जय हो बाबा, जय भगवान, तेरी महिमा तू ही जाने। चूरन दास, भगवान ने तुझे नया जन्म दिया है, इसीलिए इस जन्म में तुम अच्छे कर्म करो, तुम इस मंदिर का देखभाल करो, यही भगवान का आदेश है। मैं जीवन भर इसी चौखट पर पड़ा रहूंगा, मुझे मोक्ष यही मिलेगा। शायद आज इस मंदिर के पुजारी की आत्मा को शांति मिला होगा। मंदिर में भगवान फिर से स्थापित हो चुके हैं। इस घटना को आज कई साल बीत गए, लेकिन फिर कहानी है भरतपुर गांव के एक छोटे से मजदूर मंगलू की। मंगलू घर से जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल रहा था। तभी पीछे से उसकी पत्नी शीला ने चिल्लाकर आवाज लगाते हुए कहा, अरे कहाँ चले गए तुम? तुम्हें तो काम से निकाल दिया था ना। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझ गरीब मजदूर से ब्याह किया। जब से इस घर में आई हूँ मैंने एक बार भी पनीर की सब्जी नहीं खाई। तुम चिंता न करो शीला, आज 50 मजदूरों को 12 बजे से पहले फैक्ट्री पर बुलाया गया है। जो भी पहले आएगा उसे काम पर रख लिया जाएगा। मुझे भी जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा है। अगर मुझे काम मिल गया तो आज रात पनीर ही बनाना। मंगलू ये कहकर निकल गया, लेकिन उसकी पत्नी शीला उसे कोसती रह गई। रास्ते में मंगलू ने देखा कि गांव के चौराहे पर एक बच्चा एक कोने में बैठा हुआ वहां से आ जा रहे लोगों को देख रहा है। कोई उस बच्चे के पास रुक क्यों नहीं रहा है? ओह हाँ, सबको तो जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना होगा। पर वो बच्चा मुझे इस गांव का नहीं लग रहा, न जाने कौन है, पर दिखने में तो अच्छे घर का लग रहा है। लेकिन इसे अकेले छोड़कर मैं जा भी तो नहीं सकता। मंगलू फिर उस बच्चे के पास जाकर उससे पूछता है, बेटा कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आप कौन? मैं मंगलू। तुम कौन? गणेश। अरे ये तो बप्पा का नाम है। पर तुम हो कौन? इस गांव के नहीं लगते। मैं भूत हूँ। पर इतने प्यारे भूत नहीं होते बबुआ। पर मैं तो हूँ। तुम कौन हो? मैं मंगलू हूँ। तुम कौन हो? मैं गणेश हूँ। अरे नाम नहीं पूछा। मंगलू को वो बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा था और वो बच्चा बातों से ही शरारती लगा, क्योंकि अपने माता पिता से अलग होने के बावजूद वो रो भी नहीं रहा था। मंगलू ने बेहद सोच समझकर पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अपने घर पर होंगे। तो तुम उनके साथ घर पर क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं उनसे नाराज हूँ। अच्छा, पर क्यों? वो मुझे बहुत डांटते हैं इसलिए। तो क्या वो तुम्हें लेने आएंगे? हाँ, लाडला भी हूँ। मंगलू उसकी बात सुनकर एक बार फिर से हंसने लगता है और सोचता है, ये बच्चा तो बड़ा शैतान लगता है। शायद इसके माता पिता को पता है कि ये कहाँ है। मुझे चलना चाहिए वरना मुझे देर हो जाएगी। अच्छा तो तुम अपने माता पिता का इंतजार करो है, कोई ना कोई तुम्हें लेने जरूर आएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा। ये बोलकर मंगलू आगे बढ़ जाता है, पर कुछ कदम चलकर वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो मंगलू हैरान रह जाता है, क्योंकि गणेश उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। अरे तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वहीं बैठो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आ जाएंगे। जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अरे बिटुआ, मुझे फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है और तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। गणेश दौड़कर उसके पीछे आने लगता है। तभी एक पत्थर से टक्कर खाकर वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। आ! मंगलू जल्दी से उसके पास आकर उसे उठाते हुए कहता है, अरे रे, गिर गए ना? क्यों पीछा कर रहे हो मेरा बिटुआ? वहाँ बैठ क्यों नहीं जाते? मुझे तुम्हारे साथ आना है। पर मैं तो काम से जा रहा हूँ, खेलने नहीं जा रहा। मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। गणेश जोर जोर से रोने लगता है, तो मंगलू जल्दी से उसे चुप कराने के लिए उससे कहता है, अच्छा चुप चुप चुप, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मेरे साथ चलना है ना? चलो। हाँ। तो तुम मेरा हाथ पकड़ लो, चलो। मंगलू उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चलता है। उसने मंगलू का हाथ पकड़ रखा होता है, इसलिए मंगलू को भी रुकना पड़ता है। फिर वह उस बच्चे की तरफ देखकर बोलता है,
क्या हुआ? जल्दी चलो भाई, हमें जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना है। पर मुझे सुसु जाना है। हैं? ये क्या होता है बबुआ? अरे सुसु नहीं पता, मुझे वॉशरूम जाना है। हैं? अब ये क्या बोले, वॉशरूम क्या होता है? गणेश ने अपने छोटे छोटे हाथों को उठाया और उसे अपनी आखिरी उंगली दिखाते हुए बोला, ये मुझे सुसु करना है। अच्छा, तो तुमको यहाँ जाना है, तो चलो हमारे साथ। मंगलू उसे ले जाकर एक पेड़ के पीछे खड़े करते हुए बोला, कर लो तुम्हारा सुसु। छी, मैं यहाँ सुसु नहीं करूँगा, मुझे वॉशरूम में ही जाना है। बबू अब ये वॉशरूम कहाँ से ढूंढे हम? चलो कर लो, हमें देर हो रही है, जल्दी करो। नहीं, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। अरे बबुआ मान जाओ, काहे इतनी नौटंकी कर रहे हो? अच्छा चलो, हम तुम्हें चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक है? सच्ची? ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मंगलू उसे फैक्ट्री की तरफ लेकर गया, पर वहाँ पर आकर देखता है कि उसे देर हो चुकी थी और 50 लोगों को रख भी लिया था। बाकी लोग वहाँ खड़े नारे लगा रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, हमको भी इंसाफ चाहिए, हमें हमारा काम वापस दो। यहाँ सुनने वाला कौन है? कोई नहीं। ऐसे माहौल में झगड़े जल्दी होते हैं, इसलिए मुझे गणेश को जल्दी से यहाँ से लेकर जाना होगा। गणेश का हाथ कस कर पकड़ वो वहाँ से जाने लगा, पर इससे पहले ही वहाँ पर हाथापाई शुरू हो गई। मंगलू ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और उसे लेकर जैसे तैसे वहाँ से निकल गया। समझ में नहीं आ रहा कि अब इस बच्चे का क्या करूं। मैं इस बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना चाहता, पर अब इस बच्चे के साथ मुसीबत तो बढ़ती ही जा रही है। इस बच्चे की वजह से मैं देर से पहुंचा, और अब अगर इसे कुछ हो गया तो इल्जाम मुझ पर ही आ जाएगा। उसने गणेश को एक जगह पर बैठाया और पूछा, भूख लगी है? हाँ। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। हाँ। मंगलू उसे एक जगह बैठाकर वहाँ से चला गया। उसने एक दुकान पर जाकर कुछ खाने का सामान लिया और वापस गणेश के पास आकर बोला, तुम ये खाओ, मैं अभी आया। अच्छा। गणेश खाने लगा और मंगलू ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और वहाँ से चला गया। वो चलते चलते काफी दूर तक चला आता है। अरे, मैं एक मासूम बच्चे को अकेले छोड़ आया। भला फैक्ट्री में चल रहे झगड़ों में उसका क्या कसूर? वो तो खुद माँ बाप से बिछड़ा हुआ है बेचारा। और वो पीछे की ओर भागता है। वो वहाँ पर आकर देखता है तो 2-3 आदमी उस बच्चे के पास थे। उसे संदेह हुआ कि कहीं वो उसे किडनैप न कर लें। मंगलू भागकर उस बच्चे के पास आया। बेटवा, तुम ठीक तो हो? मुझे आने में देर हो गई। इन लोगों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मंगलू को देखकर गणेश रोते हुए उससे लिपट गया और हकलाते हुए कहता है, तुम कहाँ थे? ये गंदे लोग मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे डर लग रहा था। चुप 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 हो जा बेटवा, अब हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पक्का ना? नहीं जाओगे ना? हाँ बेटवा, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अब शांत हो जाओ, चलो। मंगलू उन आदमियों को देखता है जो उसे किडनैप करने आए थे, पर अब वे सारे उल्टे पांव भागने लगे। थोड़ी देर बाद मंगलू गणेश का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर पैदल ही चलने लगता है। पता नहीं कौन है, पर अकेले नहीं छोड़ूंगा अब, जब तक इसे इसके माँ बाप के हवाले नहीं कर देता। वो उसे लेकर जा रहा होता है कि एक आदमी उसकी तरफ भाग कर आते हुए कहता है, अरे मंगलू, ये बच्चा तेरे साथ कौन है भाई? अरे रुक जा, सांस लेने दे गुड्डू। मैं नहीं जानता ये बच्चा कौन है, ये बस मुझे रास्ते में अकेला मिल गया। अरे अभी अभी सुनकर आ रहा हूँ, फैक्ट्री के मालिक का बेटा यहाँ आते ही खो गया। कहीं ये वही तो नहीं? पता नहीं, चल पूछते हैं। दोनों गणेश को लेकर वापस फैक्ट्री पर चले जाते हैं, जहाँ के माहौल में गर्मा गर्मी थी। मंगलू और गुड्डू दूसरे रास्ते से गणेश को लेकर फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, जहाँ फैक्ट्री के मालिक यहाँ वहाँ घूमकर परेशान से कुछ बोले जा रहे थे। मुझे सबसे पहले मेरा बच्चा चाहिए, फिर मैं बाकी का काम करूंगा। आज अगर मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं किसी को काम नहीं करने दूंगा, सबको निकाल दूंगा। उन्हें वहां देख गणेश तुरंत मंगलू की गोद से उतरता है और भागकर उनकी तरफ जाते हुए चिल्लाता है, पापा,
पापा। गणेश, मेरे बच्चे, कहाँ थे तुम और यहाँ कैसे पहुँचे? ये पतले नौटंकीबाज अंकल मुझे यहाँ लाए। अच्छा, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? हाँ पापा, ये अंकल बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे सूसू करवाया, खाना खिलाया और मुझे गंदे लोगों से भी बचाया। अब कुछ आदमी गणेश को किडनैप करने के इरादे से आए थे, पर हमारे होते हुए हम बिटुआ को कैसे कुछ होने दे सकते थे। अब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चे को सही सलामत मेरे पास पहुंचाकर तुमने मेरी सबसे बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं मालिक, आप ऐसे बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो मेरा फर्ज था, आखिर आपका नमक खाया है। मालिक, मैं भी पहले आपकी ही फैक्ट्री में काम करता था, पर आज जब सबको वापस काम मिलने वाला था तो मैं देर से पहुंचा। उसकी बात सुन मालिक मुस्कुरा कर कहते हैं, कर भला तो हो भला। तुमने मेरे बच्चे को सही सलामत मुझ तक पहुंचा दिया। इसका एहसान तो मैं नहीं चुका सकता हूँ, पर तुम्हें तुम्हारा काम लौटा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मंगलू खुशी से उछल पड़ता है। हे भगवान, किसी ने सच ही कहा है, किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। मैंने बच्चे की मदद की, असल में तो मैं अपनी ही मदद कर रहा था। घर वापस लौटते हुए मंगलू ने रास्ते में पनीर और मिठाई खरीद ली। घर लौटकर उसके हाथ में सामान की थैली देखकर उसकी पत्नी शीला उछल पड़ी। अरे ये क्या लेकर आए? पनीर और मिठाई लाया हूँ शीला। अब से हमारे दिन फिरने वाले हैं। मालिक ने मुझे अच्छी तनख्वाह पर काम में रख लिया है। अब तुम्हें अच्छा खाना खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर शीला की आंखें नम हो गईं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मंगलू उसे पूरा किस्सा सुनाता है। तब शीला मुस्कुराते हुए कहती है, कर भला तो हो भला। ये कहानी भानुमति और भुवन की है। वह बांस की टोकरी बनाया करते थे। उन्हें बेचकर किसी तरह वह अपना गुजारा कर रहे थे। उनके 2 बच्चे थे, राजू और रंजू। दोनों पास ही के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। गरीब होने की वजह से स्कूल के बच्चे उनका मजाक बनाया करते थे। आ गए जी, कुछ मिला खाने को? बच्चे भूख से रोते रोते सो गए। मुझसे इनकी ये हालत और नहीं देखी जाती। शाम को मंदिर से थोड़ा प्रसाद मिला था, वही खिला के सुलाया है आज। कैसे चलेगा इस तरह? पता नहीं ये दुख के दिन कब खत्म होंगे। अब तो प्रभु आपका ही सहारा है। प्लास्टिक आ जाने से बांस की टोकरी अब कोई नहीं लेता। आज भी खाली हाथ आया हूँ। क्या बात है भानुमति, सुबह सुबह यहाँ? एक तो रात भर तुम्हारे बच्चे रोते रहते हैं और सुबह तुम दरवाजा पीटने लगती हो। क्या इरादा है? क्यों शांति से नहीं रहने दे रहे हो? वो बच्चे कल से भूखे हैं, इसलिए रो रहे हैं। कुछ आटा है तो दे दो ना बहन, घर में आते ही लौटा दूंगी। देखो भानुमति, तुम लोग किसी और के घर जाकर भीख मांगो। उसमें तुम्हारे बच्चे जब भीख मांगेंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इस तरह कितना दिन चलता रहेगा? 4 बासी रोटी है, ले जाओ, कुत्तों को आज नहीं दूंगी। भानुमति आंखों में आंसू और हाथ में रोटी लिए घर पहुंचती है। बच्चों को रोटी में नमक लगाकर खिलाकर उन्हें स्कूल भेज देती है। ए राजू, जूते नहीं है क्या? पापा से बोलकर बांस के जूते बनवा लिया कर, यूनिक रहेगा। अच्छा, इसके पापा आर्टिस्ट हैं क्या? तुझे नहीं पता? अरे गली गली में शोर है, राजू के पापा बंसोर है। राजू और रंजू कौन है? दोनों स्टेज पर आओ। तुम लोग 6 महीने से फीस नहीं भरे हो। मैले कुचैले ड्रेस क्यों पहन कर आए हो? और जूते कहाँ हैं? तुम्हें मालूम है ना कि चप्पल यहाँ अलाउ नहीं है? जी सर, हमें मालूम है कि चप्पल अलाउ नहीं है यहाँ, लेकिन हमारे पापा बहुत गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं है जूते खरीदने के लिए। और तुम्हारा रंजू, तुमने क्यों नहीं पहने जूते? ड्रेस में प्रेस भी नहीं किया हुआ है। तुम दोनों के पास प्रॉपर किताब भी नहीं है। जी सर, राजू मेरे भैया हैं, हम दोनों के पिताजी एक ही हैं। देखो बच्चों, ये एक प्रतिष्ठित स्कूल है। यहाँ के कुछ नियम और कायदे हैं जिसको फुलफिल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज से तुम दोनों स्कूल नहीं आओगे। मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। पापा से कहना कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में नाम लिखवा लें।
स्कूल से दोनों को टीसी देकर निकाल दिया जाता है। राजू और रंजू दोनों रोते रोते घर पर आते हैं। शाम में जब भुवन आता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोनों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। अरे ऐसे कैसे कोई टीसी दे देगा? कल मैं तुम्हारे स्कूल चलूंगा। नमस्ते सर। हाँ बोलिए। सर मैं राजू और रंजू का पिताजी हूँ। सर पैसे की कुछ तंगी है, इंतजाम होते ही दे दूंगा। अच्छा, तो तुम ही राजू और रंजू के पिताजी हो। आज तक कभी भी तुम्हारी फीस टाइम पर स्कूल को नहीं मिली। तुम्हारे बच्चे का पहनावा जोकर जैसा है। पैर में चप्पल, जूता कभी नहीं पहन के आए। फटे पुराने बिना प्रेस किए हुए कपड़े, ऐसा हमारे स्कूल में नहीं चलता। तो आप कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल देख लो। मैंने उन्हें टीसी दे दी है। गार्ड, इन्हें स्कूल के बाहर का रास्ता दिखा दो। प्रिंसिपल की बेइज्जती की आहट से भुवन सड़क पर जा रहा था। किसी ट्रक वाले ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से भुवन की उसी समय मृत्यु हो जाती है। पुलिस उसके शरीर को हॉस्पिटल पहुंचवा देती है, जहां डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देता है। किसी ने भानुमति को आकर भुवन के एक्सीडेंट के बारे में बताया। वह अपने बच्चों के साथ दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां भुवन को मरा हुआ देखकर भानुमति जोर जोर से रोने लगती है। भुवन के जाने के बाद उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। भानुमति, आज भुवन को मरे 3 महीने हो गए। अब तो हम तुम्हें नहीं रख सकते। कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। क्या होगा, रोज तुम्हारे यहाँ उधारी वाले गाली गलौज करते हैं। तुम आज किराया दो, नहीं तो घर खाली करो। आखिर में भानुमति बच्चों के साथ नानी के घर जाने का फैसला करती है। नानी का इतना बड़ा घर है, लगता है कभी हवेली रही होगी। क्या हमारे नाना जी इतना अमीर थे? हाँ बेटा, लेकिन तेरे नाना जी के पिताजी और तेरे नाना कुछ काम नहीं कर सके और बेच बेच कर जिंदगी चलाई। दोनों के जाने के बाद नानी यहाँ रहती थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद तो अब ये सिर्फ खंडहर हवेली ही हमारे पास है। दिवाली आ रही है, इस बार हम नाना जी की इस हवेली को साफ सफाई कर दीप जलाएंगे। ठीक है बेटा, इतनी बड़ी हवेली को साफ करने में 1 सप्ताह से कम समय नहीं लगेगा। ठीक है माँ, मैं आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। राजू को साफ करते करते तीसरे दिन हवेली में एक कमरा मिलता है, जिसमें ताला लगा हुआ था। राजू आकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, वो बंद कमरा जो पीछे है, उसकी चाबी कहाँ है? पता नहीं बेटा, वो कमरा मैंने आज तक खुलते हुए नहीं देखा। उनके बाद इस कमरे को किसी ने नहीं खोला है। तेरी नानी ही रखती थी चाबी। राजू और रंजू दोनों मिलकर उस कमरे के ऊपर के जालों को साफ कर रहे थे। तभी नानी रंजू को ऊपर से फिसलवा देती है। रंजू दरवाजे के चौखट में लगे हिरन का सींग पकड़ते हुए नीचे गिर गई। तभी दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ खुलने लगा। रंजू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे, ये दरवाजा तो अपने आप खुल रहा है। अरे हाँ, सही कहा तूने। आओ चलकर अंदर देखते हैं। रंजू, तुम दौड़कर टॉर्च ले आओ, अंदर बहुत अंधेरा है। ठीक है भैया, मैं अभी लाई। ये लो टॉर्च, चलो अंदर चलकर देखते हैं क्या है। भैया बहुत अंधेरा है, मुझे तो डर लग रहा है, कोई भूत प्रेत ना हो। जितना जल्दी हो यहाँ से चलो। अरे क्यों डर रही है? और मुझे भी डरा रही है। चुपचाप मेरे पीछे चलती आओ। भैया, क्या है? तूने तो मुझे डरा ही दिया। वो देखो सामने क्या है। माँ, माँ जल्दी आओ। बाप रे, कितना सारा खजाना। अब तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अरे कहाँ हो तुम दोनों? कमरा कैसे खुला? इसमें तो ताला लगा हुआ था। माँ, कमरे में आओ, मैं टॉर्च दिखा रहा हूँ। देखो इस कमरे के अंदर हमें क्या मिला है। शायद एक खजाना हमारे पुरखों ने जमा किया हो, ताकि हम लोगों का जब ऐसा दिन आए तो ये खजाना हमारे काम आए। इसीलिए शायद मेरे दादाजी और मेरे पिताजी से उन्होंने इसे छिपा कर रखा। हाँ माँ, अब हम भी अमीरों वाला खाना खाएंगे। हाँ भैया, वो भी तीनों टाइम। अब हमें स्कूल फीस भरने के लिए कोई भी मास्टर साहब सभी के सामने बेइज्जत नहीं करेंगे। हम भी अब त्योहारों पर नए नए कपड़े पहनेंगे। मुझे भी फुल पैंट
और शर्ट के साथ एक कोट लेना है। ठीक है, जो लेना होगा ले लेना। पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली को इस दिवाली में रंग रोगन कर दीपों से सजाया जाता है। बगल में रहने वाली मंथरा काकी हवेली को चमकता दमकता देख और बच्चों एवं भानुमति के पहनावे को देख जल जाती हैं और अपने पति जगदेव से कहती हैं, कुछ देखा आपने जी? कुछ नोटिस किया कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? क्या नोटिस करना था? तुम्हें क्या दिखेगा? पड़ोसी कुछ भी करें तुम्हें क्या मतलब? तुम नल्ले हो और नल्ले ही रहोगे। अगर मेरी कोई कमी हो तो तुम्हें तुरंत दिख जाएगी। अरे, भानुमति अपने बच्चों के साथ मायके आई है तो अपने साथ धन संपत्ति भी लाई होगी। हाँ, तुम्हें तो मेरे सिवा सब अच्छे ही दिखते हैं। जब भानुमति आई थी तो लगता है मैंने देखा नहीं था कि किस तरह के फटे कपड़े पहने थे उसके बच्चे ने, और आज यहाँ उसको खजाना मिल गया। रहने दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मंथरा से रहा नहीं जाता। वह अपने भाई जगदीश उर्फ जग्गा को सारी बात बता देती है। जल्द ही जग्गा अपने तिक्रम दिमाग से जान जाता है कि उसके उस हवेली के अंदर, उस हवेली के एक कमरे में पूरा कमरा पैसे से भरा हुआ है। वह अपने दोस्त डागा की मदद से हवेली में पैसों की चोरी करने के लिए जाता है। ये जग्गा क्यों यहाँ आया था? क्यों, साला है आपका? यहाँ आ नहीं सकता क्या? चोर डकैत किसी के सगे नहीं होते, समझी? मैं नहीं चाहता कि यहाँ आकर भी चोरी डकैती करे। भाई जग्गा, पक्का पता है ना कि इस घर में पैसों से भरा कमरा है? वो क्या है ना कि ये खंडहरनुमा हवेली से मेरे को डर लगता है। बोले तो मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। अबे घोंचू, हैं? तू चोरी करता है लेकिन तुझे पुलिस से डर नहीं लगता, और जो दिखता नहीं उस भूत प्रेत से डर लगता है। देख जग्गा भाई, एक तो रात, ऊपर से खंडहर हवेली, डर तो दिल में बनता ही है ना मेरे भाई। एक काम कर, प्लान चेंज कर, कल दिन में आकर अपन चोरी करेगा। अबे घोंचू, हैं? दिन में सभी जागे होंगे, तू चोरी का प्लान बना रहा है या पिटवाने का? ठीक है भाई, अब ऐसा कर, तू आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। मेरे को अभी भी डर लग रहा है। सुना है इस खंडहर हवेली में रात में भानुमति की माँ भूतनी बन के घूमती है। हाँ। दोनों धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे। तभी डागा का शर्ट पीछे से एक कील में फंस जाता है। डागा को लगता है कि उसे भूतनी ने पकड़ लिया है। जग्गा, मेरे पीछे देख, पीछे कोई है जिसने हमें पकड़ लिया है। अबे डागा, तेरे पीछे कोई नहीं है। तू अपने मन से भूतनी का भ्रम निकाल दे और चुपचाप मेरे साथ चल। तू जलाल, तू आई बला को टाल तू। बाप रे, पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया, बचाओ। डागा जोर लगाकर भागता है। उसकी शर्ट कील में लगने की वजह से फट जाती है। अबे क्या हुआ? चिल्लाया जा रहा है। हम चोरी करने आए हैं, चौकीदारी नहीं कि जागते रहो चिल्लाना शुरू कर दिया। मरवाएगा क्या है? एक बार बोल दिया कि पीछे कोई नहीं है, फिर भी तुम डरे जा रहे हो। भाई भूत है भाई, कोई आदमी नहीं जो तुझे दिखाई देगा। ये देख, मेरी शर्ट पीछे से फट गई है। अरे, ये तो जग्गा और डागा की आवाज़ें हैं। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। नानी का भूत डागा को डराना शुरू कर देती है। भाई उधर देखो, ठक ठक की आवाज करते करते कोई आ रहा है। जान बची तो लाखों पाए। भाई, वो खजाना तू ही संभाल, मैं तो चला। कौन है वहाँ पर? चोर पकड़ो। भानुमति की जोर जोर से चिल्लाहट की आवाज सुन जग्गा और डागा दोनों सरपाव लेकर भागने लगते हैं, लेकिन जगदेव द्वारा बुलाए गए पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। अदालत हवेली में मिली संपत्ति को पुश्तैनी करार देती है। अब राजू और रंजू पढ़ने के लिए शहर से हटकर राज्य के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। सीतापुर में धर्मू नाम का डाकिया रहता था। वो बड़ा ही ईमानदार और नेक इंसान था। गांव के सभी लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। गांव के जितने भी लोग थे सब धर्मू डाकिया से ही पत्र भेजते थे, क्योंकि वो समय पर पत्र पहुंचा देता था। अरे धर्मू भैया, कैसे हो? बढ़िया हूँ बहन, आप बताएं कैसी हैं? सब बढ़िया है भैया। आपने मेरे बेटे का पत्र मुझे समय से पहुंचाया था, बड़ी मदद मिली हमें। मेरी बहू को अभी बच्चा हुआ है, उन्हें मेरी जरूरत थी। अगर जल्दी से पत्र नहीं मिलता तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती शहर में अकेले बच्चा संभालने में।
धन्यवाद आपका। अरे बहन, ये तो मेरा फर्ज था, कोई बात नहीं। इतना कहकर धर्मू वहां से आगे चला जाता है। मीरा दीदी, आओ बाहर आओ, तुम्हारा पत्र ले आया हूँ। लाओ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति इतनी दूर फौज में काम करते हैं, अगर तुम ना होते तो मैं कैसे उन तक अपना पत्र भेजती और कैसे उनके पत्र मुझे मिल पाते। अरे दीदी, यही तो मेरा काम है, जो अपने परिवार से दूर रहे हों उनको पत्र के जरिए मिलाना। धन्यवाद भैया। उसके गांव में एक सुरेश नाम का आदमी रहता था। सुरेश भी धर्मू को जानता था, पर उसने कभी भी किसी को कोई पत्र नहीं भेजा था। एक दिन सुरेश बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और शहर के सरकारी अस्पताल में एडमिट थी। वो बहुत दुखी होकर पेड़ की छांव में अकेला बैठा हुआ था। तभी वहां से धर्मू गुजरा। क्या हुआ सुरेश भाई? कुछ नहीं धर्मू भैया, माँ बहुत बीमार है और शहर में एडमिट है। मेरी बीवी उनके साथ वहीं है। फसल कटने वाली है, इसलिए मैं नहीं जा सकता, वरना इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। मैं अपनी माँ के लिए एक पत्र लिखना चाहता हूँ, पर मैं कैसे लिखूं? मुझे लिखना पढ़ना तो आता नहीं है। अरे तो तुम परेशान क्यों हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रुको, मैं अभी वापस आता हूँ और तुम्हारा पत्र लिखवाता हूँ। इतना बोलकर धर्मू वहां से चला गया, क्योंकि उसे एक दो पत्र बहुत जल्दी में पहुंचाने थे। सुरेश वहीं पर बैठकर धर्मू डाकिया का इंतजार कर रहा था। कुछ ही समय में धर्मू वापस आ जाता है। अरे आप आ गए धर्मू भैया? हाँ, चलो अब मिलकर तुम्हारी माँ के लिए पत्र लिखते हैं। सुरेश ने साथ में अपनी माँ के लिए कुछ पैसे भी भेजे। सारा पत्र तो धर्मू डाकिया ने लिखा था, पर पत्र कहाँ भेजना है वो पता सुरेश ने लिखा था। ये लो भाई, तुम्हारा पत्र तैयार है और मैंने पैसे भी रख दिए हैं। 2-3 दिन के अंदर ये तुम्हारी माँ तक पहुंच जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें ये जल्द से जल्द मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। फिर सभी अपना अपना काम करने लगे। पत्र को भेजते हुए अब 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन अचानक से सुरेश धर्मू के दफ्तर में आता है। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। अरे क्या हुआ सुरेश, इतने गुस्से में क्यों हो? धर्मू भैया, मुझे पता चला है कि मेरी माँ का पत्र अभी तक नहीं पहुंच पाया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने आप पर भरोसा करके पैसे दिए थे। आपने मुझे अनपढ़ गरीब के साथ ठीक नहीं किया। ये सुनकर धर्मू डाकिया दंग रह गया। अरे अब नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। सुरेश धर्मू की आगे की बात सुने बिना ही अपनी आंसुओं को पोंछते हुए वहां से चला गया। अगले दिन गांव के सरपंच सुबह सुबह ही धर्मू डाकिया के घर पहुंच जाते हैं। अरे धर्मू, तुमने क्या किया भाई? हैं? हमारा इतने सालों का भरोसा तुमने तोड़ दिया, वो भी थोड़े से पैसे के लिए। क्या सरपंच जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो अपनी तरफ से पत्र आगे पहुंचा दिया था और ये भी कहा था कि इसे जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर हुआ क्या। तो फिर सुरेश की माँ का पत्र और पैसे कहाँ गए भैया? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो? मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं पता करता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। हमें कुछ नहीं सुनना है। हाँ बस, तुम्हारी ये गलती माफ नहीं की जा सकती है। तुम्हें अब हम गांव में काम नहीं करने देंगे। हमें अब दूसरा डाकिया चाहिए। धर्मू सरपंच की बात सुनकर एकदम से दंग रह जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। सरपंच वहां से गुस्से में चले जाते हैं। आप तो जानते हैं ना प्रभु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। न जाने मैं कैसे साबित करूंगा कि मैंने ये सब नहीं किया है। भैया जरा कुछ राशन दे दो। अरे जाओ जाओ, हम नहीं देते ऐसे धोखेबाजों को राशन। हमें माफ करो भैया। धर्मू ये बात सुनकर बहुत दुखी होता है। भैया, मैं सालों से तुम्हारे यहाँ से ही राशन लेता आया हूँ और आज तुम ऐसा कह रहे हो। अरे सालों से हमें तुम्हारा असली चेहरा भी तो नहीं दिखा था ना भैया। दिखा होता तो कभी अपनी दुकान पर खड़ा ही नहीं होने देते हम। हाँ
दुकान वाले ने तो कुछ भी राशन नहीं दिया। 2 दिन से काम पे भी नहीं गया हूँ। ऐसा चलता रहा तो भूखा ही मर जाऊंगा मैं। धर्मू बहुत घबरा जाता है। उसे कुछ भी नहीं समझ आता कि वो क्या करे। वो काफी देर तक सोचता रहता है कि ऐसा ना हो कि उसे गांव वाले जाने की धमकी दे दे। अपनी भूख शांत करने के लिए धर्मू पानी पीकर बिस्तर पर लेट जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? दूसरी तरफ सुरेश अपने सारे काम छोड़कर बस अपनी माँ के पत्र के बारे में सोच रहा था। न जाने माँ कैसी होगी, मेरी बीवी सब कैसे संभाल रही होगी। हमारे पास सब पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब मैं क्या करूं अब? अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना। कुछ वक्त लग सकता है पर हम तुम्हारा पत्र और पैसा ढूंढ निकालेंगे भाई। इसी तरह 2 दिन बीत गए। कोई उससे पहले की तरह बात नहीं करता था, मगर उसने अपने स्वाभिमान और सच्चाई के आगे हार नहीं मानी थी। वो हर रोज काम के लिए निकल रहा था। शीला बहन, लाओ, तुम्हें अपने बेटे को पत्र पहुंचाना होगा ना। नहीं बाबा, रहने दो। भगवान जाने पत्र पहुँचे कि नहीं। बहन, तुमने भी मुझे ऐसी खरी खोटी सुना दी। अब तुम किसी गरीब का पैसा ऐसे मार के बैठोगे तो हम तुम्हारी आरती थोड़ी ना उतारेंगे। धर्मू अब तक सब कुछ चुपचाप सह रहा था, मगर शीला की ये कड़वी बातें उसके दिल पर लग गई। ठीक है बहन, मेरी ही कुछ भूल रही होगी। चलता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। तुम्हारे जैसे चोर चक्कों को यहाँ रोका भी किसने है? आए बड़े संत कहीं के। 2 दिन बीत गए और धर्मू डाकिया अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। सरपंच हमेशा की तरह सुबह सुबह पंचायत में बैठे थे। तभी सुरेश भागा भागा वहाँ आता है। अरे सुरेश, ऐसे क्यों भाग रहे हो भाई? क्या बात हो गई? सरपंच जी, हमसे बड़ी भूल हो गई। अरे अरे, जरा सांस ले लो, फिर बताओ क्या हुआ। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। धर्मू भैया बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे मेरा पत्र और पैसे दोनों मिल गए हैं। क्या? ये क्या बात कर रहे हो तुम? सरपंच के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी गांव वाले ये सुनकर दंग रह जाते हैं। ठीक से बताओ, क्या हुआ? कहाँ से मिल गया पत्र और पैसा भाई? सरपंच जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। सारा पत्र तो धर्मू भैया ने लिखा था, मगर उस पर पता मैंने डाला था। मैं ठहरा अनपढ़ गवार, मैंने गलत सलत पता लिख दिया। डाकिया जब पत्र लेकर शहर गया तो वो पता नहीं मिला ही नहीं। 1 हफ्ता इसलिए लग गया क्योंकि धर्मू भैया ने उसे कहा था कि पत्र पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो वो शहर में उस पते को खोजता रहा। इतना ही नहीं, धर्मू भैया ने अपने पास से कुछ पैसे भी दिए थे मेरा पत्र जल्दी पहुंचाने के लिए। अरे अब तब तो हमसे बड़ी भूल हो गई है भैया धर्मू को पहचानने में। वो दूसरा डाकिया जिससे धर्मू भैया ने पत्र भेजा था, वो आज ही मेरे पास आया और आके मुझे मेरा पत्र और पैसा लौटा के गया है। मैंने बड़ा पाप कर दिया सरपंच जी, धर्मू भैया पे शक करके। अरे तुम ही क्यों, हम सबसे भूल हुई है भैया। हमें चल के उससे माफी मांगनी चाहिए। फिर रमेश, सरपंच जी और गांव के कुछ लोग धर्मू के घर की तरफ चल पड़ते हैं। धर्मू, दरवाजा खोलो भाई। धर्मू भैया, मैं सुरेश, दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। बहुत देर तक धर्मू का दरवाजा खटखटाने के बाद कोई भी बाहर नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मू गांव छोड़ के कहीं चला गया भाई? अरे नहीं, दरवाजा अंदर से बंद है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना सब सुनने के बाद उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया भाई? अरे भाई, ये सब क्या बोले जा रहे हो हैं? शुभ शुभ बोलो। चलो ये दरवाजा तोड़ते हैं। गांव वाले मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर की हालत देखकर सब दंग रह जाते हैं। घर में जरा सा भी उजाला नहीं था। सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। धर्मू डाकिया अपने पलंग पर बेहोश लेटा हुआ था। उसने इतना शोर सुनकर भी धीरे से आंखें खोली। अरे भैया, ये आपने अपना क्या हाल बना लिया है? मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी ईमानदारी पे शक किया। आप सही थे, भूल मुझसे हुई। मुझे मेरे पत्र और पैसे वापस मिल गए। अच्छा हुआ भैया। अब माँ कैसी है? धर्मू की बात सुनकर
सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने धर्मू की हथेली पकड़ ली और माफी मांगने लगा। धर्मो, तुमने अपना ये क्या हाल कर लिया है भाई? मैंने इतने साल इस गांव की सेवा करके बस विश्वास और मान सम्मान ही कमाया था। मैं उसे ऐसे टूटा हुआ देखकर खुद भी टूट गया, इसलिए मेरी ये हालत हो गई। अब हम सबको माफ कर दो धर्मो, हमें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हमसे भूल हो गई भाई। कोई बात नहीं, मैंने आप सबको माफ कर दिया है। आप परेशान ना हो। और हाँ, मेरा एक काम जरा जल्दी से कर दो। कौन सा काम? मीरा दीदी है ना, जिनके पति फौज में है, देखो मैंने उधर उनके पति के नाम से एक पत्र लिख के रखा है, जरा उन तक पहुंचा दो। सब लोग धर्मू की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तुम उनके पति के नाम से पत्र लिखकर क्यों भेजते हो? हाँ सरपंच जी, उनके पति को मरे हुए अब साल भर होने को आया है। अगर मैंने उन्हें ये सच बता दिया तो वो जीते जी मर जाएगी, इसलिए उनके पति के नाम के झूठे पत्र लिख देता हूँ। कम से कम इसी सहारे वो जिंदा तो रहेगी। धर्मू की बात सुन के सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुम बहुत अब महान आदमी हो धर्मो, हम एक बार फिर से तुमसे माफी मांगते हैं। और हाँ, तुम भी अब अपनी सेहत सही कर लो भाई, क्योंकि कल से तुम्हें ही फिर से सब पत्र पहुंचाने हैं, क्योंकि तुम ही हमारे गांव के नंबर 1 डाकिया हो भाई। सरपंच की बात सुन धर्मू के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। जी जरूर। इसके बाद धर्मू पहले की तरह हर रोज खुशी खुशी गांव वालों की सेवा में लग जाता है। एक गांव में पुट्ठा नाम का एक भुलक्कड़ इंसान रहता था। पुट्ठा को एक अजीब बीमारी थी, वो अचानक से सब कुछ भूल जाता था। एक दिन की बात है, पुट्ठा गहरी नींद में सो रहा था। अरे अब उठोगे भी? कब तक खर्राटे लेकर सोते रहोगे? दोपहर के 11 बज रहे हैं, मगर तुम्हारी कुंभकर्ण वाली नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही। शर्मीली के चीखने पर अचानक पुट्ठा की आंख खुल गई और वो शर्मीली को क्रोध भरी नजरों से देखने लगा। मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ तुम्हें सोते से उठाया ही तो है। अचानक पुट्ठा ने शर्मीली का गला पकड़ लिया। ओए ओए, कौन है तू? है? और मेरे घर में कैसे घुसा है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ शर्मीली, छोड़ो मुझे। ओ याद आ गया, और तू वही बिरजू चोर है ना, जो मुझे मूर्ख बनाकर भाग गया था। आज तो तेरी खैर नहीं। हाँ, आज मैं तेरी वो मार लगाऊंगा कि तू दोबारा चोरी करके मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, सत्यानाश जाए मेरा कि मैंने तुमसे 7 फेरे लेकर विवाह किया था। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब तुम्हें ये भूलने की बीमारी लगी थी। इतना कहकर शर्मीली ने पुट्ठा को धक्का दे दिया। आइंदा मेरा गला पकड़ने की कोशिश की ना तो मार मार के तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। ओए बिरजू, ओए, तू लड़की की आवाज निकालकर मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। हाँ, हे भगवान, अब क्या करूं मैं इसका? इतना कहकर शर्मीली ने एक जोरदार हाथ पुट्ठा के सिर पर मार दिया। सर पर हाथ पड़ते ही पुट्ठा अचानक से शर्मीली की ओर देखकर बोला, अरे शर्मीली, क्या हुआ? तुम मुझे गुस्से से क्यों देख रही हो? पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुमसे शादी की। आज तो तुमने हद ही कर दी, मेरा गला पकड़ लिया। सच सच बताओ, तुम्हें ये भूलने की बीमारी कब लगी? तुम तो जानती हो शर्मीली, मैं जब 15 साल का था तब एक लड़की की जान बचाते समय कुछ गुंडों ने मेरे सर पर एक लोहे की रॉड से वार कर दिया था। शर्मीली, बंद करो अपनी ये घिसी पिटी बकवास। गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें कब का तलाक दे देना चाहिए था। अरे शादी के 2 दिन बाद जब पिताजी मुझे लेने आए थे तब तुम ये भी भूल गए थे कि वो तुम्हारे ससुर हैं, और तुमने उनके गाल पर एक जोरदार चांटा चढ़ दिया था। उस दिन का दिन है, आज तक पिताजी यहाँ पर नहीं आए। मुझे तुम्हारे पिताजी पर उठाए गए हाथ का अफसोस है शर्मीली, लेकिन अब वो यहाँ पर क्यों आएंगे? वो तो कब का स्वर्ग सिधार गए ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पिताजी कब स्वर्ग सिधार गए? वो तो जीवित हैं। क्या बात कर रही हो तुम? अभी परसों ही तो मैं उनकी अर्थी को कंधा देकर आया था।
अरे मूर्ख इंसान, वो तो हमारे पड़ोस की ताई का देहांत हो गया था, जो पूरे 110 साल की थी। अब अपना बेकार सा मुंह लेकर यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। पुट्ठा खामोशी से घर के बाहर निकल गया। वो घर से बाहर निकला ही था कि तभी वो दोबारा सब कुछ भूल गया। वो अपने घर के दरवाजे को गौर से देखते हुए बोला, कितने मूर्ख लोग हैं? घर का दरवाजा खोलकर ही बाहर चले जाते हैं। अरे कोई चोर उचक्का घर में घुसकर चोरी करके ले जाएगा, फिर बाहर यही लोग बवाल काटेंगे कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। इतना कहकर पुट्ठा अपने ही घर का दरवाजा खटखटाने लगा। अरे घर में कोई है क्या? है? पुट्ठा की आवाज सुनकर शर्मीली अपने आप से बोली, अरे इन्हें क्या हो गया? अभी कुछ सेकंड पहले ही तो बाहर गए थे, कहीं ये फिर से कुछ भूल तो नहीं गए? शर्मीली दौड़ती हुई बाहर आ गई और पुट्ठा को क्रोध भरी नजरों से देखने लगी। माफ कीजिएगा बहन जी। बहन जी? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे आपको बहन जी नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? मैं तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया था कि आपके घर का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे लगा शायद घर में कोई मौजूद नहीं है। इतना कहकर पुट्ठा वहाँ से चला गया और शर्मीली अपने दोनों हाथों से अपना सर पीटने लगी। पुट्ठा सीधा बाजार गया। अचानक पुट्ठा की नजर गांव के मुखिया और जग्गी पर पड़ी। पुट्ठा सीधा गांव के मुखिया के पास चला गया। क्या हाल है मुखिया जी? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे लगता है इस भुक्कड़ की याददाश्त इस समय सही है, इसीलिए मुखिया कहकर संबोधित कर रहा है। क्या बात है पुट्ठा, आज तू बड़ा चिंता में नजर आ रहा है। बात ये है मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि जब से मुझे बिरजू चोर ने मूर्ख बनाया ना, तब से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अरे पुट्ठा, तू ये बात कब समझेगा कि बिरजू ने तुझे मूर्ख नहीं बनाया, बल्कि तेरी भूलने की आदत ने तेरी जिंदगी को हराम कर रखा है रे। अरे बेचारा बिरजू चोर तो पर्स लेकर भाग रहा था, तुझे क्या जरूरत थी है बिरजू चोर का पीछा करने की? ऊपर से जब पुलिस वाले ने तुझे पकड़कर बिरजू चोर का पता पूछा तो तू भूल गया और तूने पुलिस वाले के ही गाल पर यह जोर से चाटा जड़ दिया रे। तभी मुखिया के बगल में खड़ा हुआ जग्गी मुखिया के कान में धीमे से बोला, मुखिया जी, पुट्ठा को समझाने मत बैठिए, कहीं ये फिर से भूल गया तो हम दोनों के लेने के देने पड़ जाएंगे। आप तो जानते हैं ना, पुट्ठा का गुस्सा, उसके गुस्से के आगे कोई नहीं टिक पाता मुखिया जी। तुम सही कह रहे हो जग्गी। इतना बोलकर मुखिया पुट्ठा से बोला, अच्छा मैं चलता हूँ हैं। इतना कहकर मुखिया ने प्यार से पुट्ठा का सर सहला दिया और मुखिया यही भूल कर बैठा। पुट्ठा दोबारा सब कुछ भूल गया। पुट्ठा मुखिया और जग्गी को गौर से देखने लगा। क्या हुआ पुट्ठा, तुम मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? अचानक पुट्ठा ने एक जोरदार चांटा मुखिया के गाल पर जड़ दिया। मुझे मूर्ख समझाया क्या तूने? बिरजू, तुझे क्या लगा तू मेरी आंखों के सामने से दोबारा बचकर भाग जाएगा? आज तो तेरी खैर नहीं रे, मैं तुझे घसीटता हुआ पुलिस थाने में ले जाऊंगा। हाँ। अरे मुखिया जी, ये क्या किया आपने? एक तो इस भुलक्कड़ की याददाश्त कब चली जाती है कुछ भी पता नहीं रहता, ऊपर से आपने इसके सर पर हाथ फेर दिया। अरे अरे अरे, ये तो इसका छोटा मगज है, अब तो आपको ईश्वर ही बचा सकता है। तभी पुट्ठा जग्गी की ओर देखकर बोला, थानेदार साहब, यही है वो बिरजू चोर जो पर्स चुरा कर भाग रहा था, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। अबे भुलक्कड़ आदमी, मेरी समझ में ये नहीं आता कि तू इस गांव में पैदा ही क्यों हुआ रे? अबे जिस बिरजू चोर की तू चोरी की बात कर रहा है ना, उस घटना को तो 1 साल हो गया है, लेकिन तू सब कुछ भूल जाता है, बस यही बात नहीं भूलता। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू बस नौटंकी करता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हैं? क्या तुम थानेदार नहीं हो? अरे नहीं रे, मैं थानेदार नहीं हूँ। तो फिर मुझे थाने तक ले चलो, बता रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारा भी ना मार मार कर ना बुरा हाल कर दूंगा, बता रहा हूँ। अरे ठीक है महाराज, ठीक है, चलिए मेरे साथ, मैं आपको थाने तक छोड़ आता हूँ, चलिए। जग्गी की बात पर मुखिया जग्गी से बोला,
अबे मूर्ख आदमी, हैं? ये क्या कर रहा है तू? मुझे बचाने के बजाय तू उसे थाने का पता बता रहा है। मुखिया जी, आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। इस भुलक्कड़ की याददाश्त कभी कभी तो 2 मिनट में वापस आ जाती है और कभी कभी 2 दिन तक वापस नहीं आती। हो सकता है पुलिस वाले आपको इससे छुड़ा ले। मुखिया वहां से भागने ही वाला था कि तभी पुट्ठा ने मुखिया को दबोच लिया। भागता कहाँ है बिरजू? आज तो मैं तुझे स्वयं सलाखों के अंदर बंद कर दूंगा। चलो शर्मीली। शर्मीली? कौन शर्मीली बे? अरे तुम्हारा नाम शर्मीली, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम शर्मीली नहीं हो? लगता है आज इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसे पुरुष और स्त्री में अंतर ही नजर नहीं आ रहा है। इसे थाने ले जाने में ही भलाई है। जग्गी पुट्ठा की ओर देखकर बोला, श्रीमान पुट्ठा जी, चलिए मैं आपको थाने ले चलता हूँ। कुछ ही देर में पुट्ठा मुखिया को लेकर थाने के अंदर थानेदार के सामने खड़ा हुआ था। मुखिया को देखकर थानेदार कुर्सी से उठकर हाथ जोड़ता हुआ बोला, नमस्ते मुखिया जी, आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? आप मुझे बता देते, मैं स्वयं आपके घर आ जाता। और आपको इसने पकड़ क्यों रखा है? अरे वो सब छोड़ो थानेदार साहब, अरे पहले मुझे इस भुलक्कड़ से बचाओ भाई। थानेदार क्रोधित होकर पुट्ठा की ओर देखते हुए बोला, अरे छोड़ दे मुखिया को। अरे तुमने मुखिया जी को क्यों पकड़ रखा है? थानेदार साहब, ये वही बिरजू है जो पर्स चुरा के भाग रहा था और मैं इसका पीछा कर रहा था और आपने मुझे पकड़ लिया था। मैं उस वक्त भूल गया था, अब मुझे सब कुछ याद आ गया। इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल ही दीजिए। अरे तेरा दिमाग तो सही है। अरे तू मुझे कौन सा थानेदार समझ रहा है भाई? अरे थानेदार साहब, ये आपको पुराना वाला थानेदार समझ रहा है, जिनकी पोस्टिंग आपसे पहले थी। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ सब कुछ क्या हो रहा है। आखिर ये क्या चल रहा है भाई मेरे थाने में? जग्गी, जो काफी देर से चुप था, एक ही सांस में उसने थानेदार को पुट्ठा के भूलने की आदत बता दी। अच्छा, तो ये बात है। अरे तो इसे किसी पागल खाने में भर्ती कराओ है? इस तरह की भूलने की बीमारी तो मैंने सिर्फ गजनी फिल्म में देखी थी। वास्तविकता में भी ऐसा ही होता है क्या? अरे कहीं इसके सर पर किसी ने रॉड वॉड तो नहीं मार दी थी? थानेदार साहब, पुट्ठा का भी यही कहना है कि जब ये 15 साल का था तब कुछ लड़के किसी लड़की को छेड़ रहे थे। इसने बचाने की कोशिश की तो एक लड़के ने इसके सर पर रॉड मार दी। तब से ऐसे ही भूलने की बीमारी हो गई है। क्या? अरे क्या तुम सच बोल रहे हो? इतना कहकर थानेदार पुट्ठा की ओर देखकर बोला, अरे मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, अरे मुखिया जी को छोड़ दे। मगर थानेदार की बात का पुट्ठा पर कोई असर नहीं पड़ा। थानेदार ने एक जोरदार चांटा पुट्ठा के सर पर दे मारा। चांटा पड़ते ही पुट्ठा की याददाश्त दोबारा वापस आ गई, मगर आधी अधूरी। शर्मीली, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा गला पकड़ा। तुम तो जानती हो कि मुझे भूलने की बीमारी है और मैं स्वयं इस बीमारी से परेशान हूँ। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन शर्मीली? तुम ही तो मेरी शर्मीली हो, मेरी पत्नी। पुट्ठा की बात सुनकर थानेदार का खून और खौल उठा। वो तुरंत रिवॉल्वर निकालकर मुखिया की ओर देखते हुए बोला, अरे इसे यहाँ से ले जाओ मुखिया जी। अरे इससे पहले कि मैं अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां जो हैं इसके सीने पे चला दूं, ले जाओ इसे यहाँ से। अरे अरे बाहर से मुझे 2 डिस्प्रिन की गोली ला कर दो भाई। अरे मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। अरे अरे मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इस गजनी को झेलते कैसे हो भाई। अरे अरे इसे किसी पागल खाने में भर्ती कराओ। अरे अरे वरना ये किसी दिन अपरिचित बन जाएगा भाई और सबका जीना आराम कर देगा। मुखिया पुट्ठा को लेकर उसके घर पहुंच गया। नमस्ते मुखिया जी, ये आपके साथ क्या कर रहे हैं? शर्मीली,
अरे तुम्हारे पति ने सबसे पहले तो मुझे पीटा और मुझे पकड़कर थाने ले गया, और तो और इसने 2 मिनट में थानेदार का पूरी तरह से दिमाग खराब ही कर दिया। थानेदार ने तो क्रोधित होकर रिवॉल्वर भी निकाल ली थी भाई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं इसे यहाँ पर ले आया। अरे तो यहाँ पर क्यों ले आए? थानेदार से बोल देते कि सारी की सारी गोलियां इनके ऊपर चला देते, तब जाकर मुझे खबर सुनाते कि तुम्हारे पति को थानेदार ने गोलियों से छलनी कर दिया। मुखिया जी, मैं सारे गांव में लड्डू बांटती। कैसी पत्नी हो तुम है? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए भैया ऐसी बातें करते हुए। अरे पुट्ठा जैसा भी है तुम्हारा पति है, सुहाग है तुम्हारा, और तुम अपने पति के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो, बताओ। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी पुट्ठा ने एक जोरदार चांटा मुखिया के गाल पर जड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी से इतने बुरे अंदाज में बात करते हुए? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम पुट्ठा? अरे ये तुम्हारी पत्नी है भैया, मेरी नहीं। पुट्ठा ने दोबारा मुखिया के गाल पर चांटा जड़ दिया। मूर्ख आदमी, तुझे अपनी जुबान से ये अल्फाज कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? अरे मैं तो एक सन्यासी हूँ, एक साधु हूँ। मैं आजीवन अविवाहित रहने का प्रण ले चुका हूँ, और तू अपनी पत्नी को मेरी पत्नी बता रहा है, निर्लज्ज। पुट्ठा की बात सुनकर शर्मीली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हे भगवान, आज इन्हें क्या हो गया है? इससे पहले कभी इतना खतरनाक भूलने के दौरे तो कभी नहीं पड़े इन्हें। इतना कहकर शर्मीली ने पुट्ठा के सर पर कस के घूंसा मारा। घूंसा पड़ते ही पुट्ठा की याददाश्त वापस आ गई। शर्मीली, तुम मुझे इतना क्रोध से क्यों देख रही हो? अरे मुखिया जी आप। शर्मीली, क्या तुमने मुखिया जी को चाय पिलाई कि नहीं? ईश्वर का लाख लाख शुक्र है भैया कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई भैया। तभी वहाँ पर पुट्ठा के चाचा हुकुम सिंह आ गए। हुकुम सिंह दूसरे गांव के सरपंच थे। कैसी हो बहू? आज बड़े सालों बाद मुझे अपने भतीजे की याद आ गई। सोचा कि इससे मिलने चला आऊं। अरे चाचा जी, अपने भतीजे को अपने साथ ही क्यों नहीं ले जाते? आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि इन्हें भूलने की बीमारी कैसे लगी। शर्मीली सही कह रही है। ये पुट्ठा हमेशा यही बताता है कि जब वो 15 बरस का था तब कुछ लड़के लड़कियों को छेड़ रहे थे और पुट्ठा उन्हें बचा रहा था, और एक लड़के ने जो है लोहे की रॉड जो है इसके सर पे दे मारी। तब से इसकी याददाश्त जो है अचानक से चली गई। लेकिन चाचा जी, पुट्ठा के सर पर तो चोट के निशान तक नहीं है, बताइए। मुखिया की बात सुनकर सरपंच जोर जोर से हंसते हुए बोला। अरे मुखिया जी, झूठ बोलता है ये। मेरा भतीजा जो है, बात असल में ये है कि जब ये 15 साल का था तब ये एक लड़की को पसंद करता था, मगर ये नहीं जानता था कि वो लड़की पहले से शादीशुदा थी और एक 5 वर्षीय पुत्री की माँ भी थी। ये मूर्ख अपने प्यार का इजहार करने उस स्त्री के पास पहुंच गया। उस समय वो स्त्री अपनी बच्ची के लिए एक गुब्बारा खरीद रही थी। गुब्बारा। इसकी बात सुनते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने क्रोधित होकर वो गुब्बारा इसके सर पर मार दिया जोर से। तब से ये बेचारा ऐसे ही हो गया। और हाँ, आज 1 जनवरी है, सर्दी ज्यादा है। आज के दिन इसे भूलने के दौरे ज्यादा पड़ते हैं। आगे से ध्यान रखना बहू, 1 जनवरी को इसे घर पर बंद करके रखना। अच्छा, तो असली बात ये है, इनकी ये हालत किसी लोहे की रॉड ने नहीं बल्कि गुब्बारे ने की है, और जनाब इश्क फरमाने गए थे। शर्मीली, अब ज्यादा बातें मत करो, इसे जो है रस्सी से बांध दो, नहीं तो ये जो है फिर भूल जाएगा। और आगे से याद रखना भैया, 1 जनवरी को इसे बांध कर ही रखना है। अच्छा? नहीं शर्मीली, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं नींद की गोलियां लेकर आया हूं। दूध में इसे नींद की गोली खिला दो, सुबह तक ये ठीक हो जाएगा। सरपंच के कहने पर शर्मीली ने ऐसा ही किया और पुट्ठा गहरी नींद सो गया। सुबह सरपंच शर्मीली से बोला, बहू, जाकर पुट्ठा को उठाओ। मेरा विश्वास है कि वो अब तक सही हो चुका होगा।
सरपंच के कहने पर शर्मीली पुट्ठा को जगाने लगी। अजी सुनते हो, सुबह हो चुकी है, उठना नहीं है क्या? शर्मीली की आवाज सुनकर पुट्ठा उठकर शर्मीली और सरपंच को गौर से देखने लगा। अजी ऐसे क्या देख रहे हो? कैसी हो नंदिनी? मैं तुम्हें कब से ये बोलने के लिए जो है तड़प रहा हूँ कि मैं जो है तुमसे ना सच्चा प्रेम करता हूँ नंदिनी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे लगता है ये उस नंदिनी की बात कर रहा है जिसने इसके सर पर गुब्बारा मारा था। पुट्ठा सरपंच की ओर देखकर बोला, हे, तुम तो नंदिनी के पति हो, हैं? तुम्हारी वजह से नंदिनी ने मेरे सर पर गुब्बारा मारा था, याद आ गया मुझे। इतना कहकर पुट्ठा उठकर खड़ा हो गया और अपने चाचा पर मुक्कों की बौछार कर दी। शर्मीली ने पुट्ठा का हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती अपने चाचा को मारते हुए? मुझे छोड़ दो मुखिया जी, ये नंदिनी का पति है, इसी की वजह से नंदिनी ने मेरे सर पर गुब्बारा मारा था। हाँ। अरे मैं मुखिया नहीं, तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे 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 इसे कुछ दिनों के लिए बात दो बहू। अरे मैं जा रहा हूँ और अब कुछ साल बाद ही आऊंगा, तुम ही झेलो। सरपंच वहाँ से बोरिया बिस्तरा उठाकर भाग गया और शर्मीली अपना सिर पकड़कर बैठ गई।